हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो रिकैप सीरीज में आज है वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 3। यहाँ पर हम वर्क पावर एनर्जी को एंड करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा और नए तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी लग रही होगी। तो आज का लेक्चर कंक्लूडिंग लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का। इसे स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने आपको कहा, आप कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट हमें चाहिए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें मालूम होना चाहिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो कमेंट जरूर लिखिए और बताइए हमें कि हम और क्या कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल देरी नहीं, तो ये अभी हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg अटैच्ड एट वन एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग का मास नहीं है। 2 kg की बॉडी को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया है। is rotated along a vertical circle of radius 2 मीटर। ऐसे रोटेट कर रही है वर्टिकल सर्कल में। If the string can withstand a maximum tension of 140.6 न्यूटन, अगर ये स्ट्रिंग बर्दाश्त कर सकती है कितना मैक्सिमम टेंशन? 140.6 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी रोटेटेड। तो स्टोन को किस मैक्सिमम स्पीड से रोटेट किया जा सकता है? 4 आंसर है। पहला आंसर 22 मीटर पर सेकंड, दूसरा 44 मीटर पर सेकंड, तीसरा 33 मीटर पर सेकंड और चौथा 11 मीटर पर सेकंड। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहली बात, ये जो मोशन हो रहा है ये वर्टिकल सर्कल में हो रहा है। तो एक वर्टिकल सर्कल हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। ये हमने वर्टिकल सर्कल बना लिया और हम जानते हैं कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल में जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पर टेंशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और टेंशन आप जानते हैं टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और ये यहाँ इसका लगेगा वेट। और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इस वक्त कितनी है? v है। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कंसेप्ट से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना होना चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर T माइनस एम जी, और इस फोर्स को आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर। तो फॉर्मूला तैयार हो गया, T इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि लोएस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये अब हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम डेटा देखते हैं। मास 2 kg है, रेडियस 2 मीटर है। मास 2 kg है, रेडियस 2 मीटर है और मैक्सिमम टेंशन दिया है 140.6 न्यूटन। अब कुछ नहीं करना है, हम इसमें वैल्यूज को रख देंगे। तो फॉर्मूला 30 इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। टेंशन रख दिया 140.6। मास 2, जी की वैल्यू दी नहीं है, 9.8 लीजिए। मास 2 है और रेडियस 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया 140.6 इक्वल टू 19.6 प्लस वी स्क्वायर। अब हम 140.6 में से 19.6 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 121 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली, अगर नोट कर लिया आपने, ऑब्वियसली अगर वी स्क्वायर 121 है तो वी क्या होगा? 121 का रूट। तो रूट आप जानते हैं कितना है? 11 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से, वर्टिकल सर्कल का मोशन है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो गया? सही है। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया है और जी की वैल्यू 9.8 ली है। क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ था तभी मैं समझ गया था कि जी 10 नहीं लेना चाहिए,
जी 9.8 ही लेना चाहिए। तो थोड़ी कॉमन सेंस आपको इसमें रखनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका आंसर। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसे भी नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A pilot of mass m can bear a maximum apparent weight 7 times of mg. एक पायलट मैक्सिमम कितना अपरेंट वेट को सहन कर सकता है, बियर कर सकता है? 7 टाइम्स ऑफ mg, मतलब 7 mg। द एरोप्लेन इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्किल। कंसेप्ट नंबर 2 आ गई कि एरोप्लेन आपका वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज 210 मीटर पर सेकेंड while diving up from the lowest point of the vertical circle, जब वो लोएस्ट पॉइंट से ऊपर उठता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 210 मीटर पर सेकेंड। देन द मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्किल शुड बी। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी वर्टिकल सर्किल में मूव करती है तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक वर्टिकल सर्किल में ये मूव कर रहा है। तो चलिए, ये आपका पायलट है, इसका मास कितना है? m। इसका वेट कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? दी हुई है 7 टाइम्स ऑफ mg। और इस वक्त इसकी वेलोसिटी, एरोप्लेन की लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होती है, अपरेंट वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, it can be written as net force towards the center can be written as mv square upon r। mv square upon r। तो नेट फोर्स क्या है? देखिए 7 mg। फिगर को ध्यान से देखिए, 7 mg माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये आ गया 6 mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो गई? v स्क्वायर अपॉन 6g। अब हमें वैल्यूज को रखना है और फिर इसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? v स्क्वायर अपॉन 6g। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। v स्क्वायर अपॉन 6g, थोड़ा केयरफुल रहिए। v 210 का स्क्वायर, 210 इंटू 210, g को हमने ले लिया 9.8। अब थोड़ा फ्रैक्शंस, डेसिमल को हटा दें। अब ये 98। अब आप देखिए, इसको 7 से कैंसिल करिए, 30। फिर 7 से कैंसिल करिए, 30। फिर 6 से कैंसिल करिए, 5। फिर आपके पास बचा 30 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसको करिए 15 इंटू 5, 75 इंटू 10। द आंसर इज 750 मीटर। तो देखिए, अधिकतर जो गलतियां होती है वो कैलकुलेशन में ही होती हैं। तो एक बार मैं आपको, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर हमने जी को कितना लिया है? 9.8 लिया है, क्योंकि जी की वैल्यू गिवन नहीं थी 10, तो इसलिए हमें इसे 9.8 लेना पड़ा। तो देखिए, अब आप इसका आंसर बिल्कुल फिट हो गया है। 750 मीटर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर पे हम पहुंच गए, 750 मीटर। और मेरी एडवाइस है कि आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस खुद से करिए। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं पहले आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। अ ग्रामोफोन
record is revolving with an angular velocity ओमेगा। एक ग्रामोफोन होता है, पुराने जमाने में रिकॉर्ड्स प्ले करते थे, तो रिकॉर्ड क्या होता है, सर्कल में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ओमेगा। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if, तो ये कॉइन रिकॉर्ड के साथ घूमेगा, तो कंडीशंस पूछी गई है। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो उसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड है जो रोटेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कॉइन है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है r, और इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। अब ये कॉइन अगर रिकॉर्ड के साथ घूमेगा तो क्यों घूमेगा? अब देखिए, सबसे पहले ये कॉइन रिकॉर्ड पे रखा हुआ है, तो कॉइन पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल नहीं, क्योंकि कॉइन रोटेट नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड रोटेट हो रहा है। और हम जानते हैं स्यूडो फोर्स की कंसेप्ट, जब भी कोई बॉडी किसी मूविंग एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होती है तो उस पर स्यूडो फोर्स लगता है। यहाँ पे स्यूडो फोर्स को आप बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका, अब थोड़ा इसको जगह चाहिए तो थोड़ा आप इसको लिखते हैं। तो ये स्यूडो फोर्स लगा और जिसकी वैल्यू है mv²/r, जो इसे बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा। अब इसके अपोजिट एक और फोर्स है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो बात बड़ी मजेदार है। ये लगेगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम बोलते हैं Fr। अब हमें कंडीशन दी गई है कि ये कॉइन ग्रामोफोन के साथ ही घूमे, उसको छोड़ के ना जाए, फ्लाई ऑफ नहीं हो जाए, मतलब बाहर नहीं चला जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। नहीं तो क्या होगा, अगर पर्याप्त इनफ फ्रिक्शन नहीं हुआ, सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं हुआ, तो ये ग्रामोफोन के साथ रिवॉल्व नहीं करेगा, उड़ जाएगा, फ्लाई ऑफ हो जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, तो ये तो पहली कंसेप्ट हो गई, Fr इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। तो ये समझ गए होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जानते हैं म्यू mg, mv²/r। तो अब यहाँ आप m से m को कैंसिल कर दें, तो म्यू आर जी शुड बी इक्वल टू v²। तो पूछा क्या गया है, पूछा r के बारे में गया है, तो r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/μg। और हम इसको लिख सकते हैं, v² को हम लिख सकते हैं r ओमेगा r² ओमेगा² ये कैंसिल हो जाएगा, r ओमेगा² μg। तो μg/ओमेगा² शुड बी, तो ये आपका आंसर आ गया कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू μg/ओमेगा², μg/ओमेगा²। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेंट्रीफ्यूगल की सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन था। इस वर्क पावर एनर्जी में हमने सर्कुलर मोशन के भी थर्ड लेक्चर में क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, और सिंपल है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए, ये समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक मौका देता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें। ओके, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं इसको। द लेंथ ऑफ ए बैलिस्टिक पेंडुलम इज 1 मीटर एंड मास ऑफ इट्स ब्लॉक इज 0.98। तो देखिए, बैलिस्टिक पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। एक धागे की मदद से, एक डोरी की मदद से
विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एक वुडन ब्लॉक को लटका दिया जाता है। किसको लटका दिया जाता है? वुडन ब्लॉक को, लकड़ी के तख्ते को, लकड़ी के ब्लॉक को लटका दिया जाता है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम। फोरेंसिक में इसका यूज होता है। A bullet of mass 20 grams strikes the block along the horizontal direction and gets embedded in the block, और वो ब्लॉक में धंस जाती है। If block plus bullet completes vertical circle of radius 1 meter, then the striking velocity of bullet is। तो सबसे पहले सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए बुलेट की वेलोसिटी तो 20 ग्राम मास है और उसको ब्लॉक पर फायर किया जाता है। अब देखिए कंसेप्ट ये हो गई कि ये आपका बैलिस्टिक पेंडुलम है, 0.98 kg, और ये एक डोरी की मदद से लटका हुआ है और डोरी की लंबाई हमें दी गई है 1 मीटर। ये लेंथ है 1 मीटर और यहाँ हमने एक बुलेट को क्या कर दिया? फायर कर दिया। बुलेट का जो मास है 20 ग्राम है। बुलेट का मास है 20 ग्राम। 20 ग्राम लिख लेते हैं और मान लेते हैं बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? u। तो सबसे पहले इस सिचुएशन से हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि बैलिस्टिक पेंडुलम तो रेस्ट पर है। सिर्फ बुलेट का मोमेंटम होगा 20/1000 kg में बदला इनटू v। ये आपका आ गया v/50। अब इसके बाद क्या होता है कि ये बुलेट इस ब्लॉक में धंस जाती है, गेट्स एम्बेडेड। तो ऐसा कुछ होगा, 1 मीटर है। अब ये आपके ब्लॉक में के अंदर बुलेट भी है और ये आपका 1 मीटर है। ये धंस जाती है तो ये कंबाइंड मास हो गया इनइलास्टिक कोलिजन। मान लो ये किस वेलोसिटी से ऊपर उठता है? vc से। तो फाइनल मोमेंटम आपको निकालने के लिए आपको फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने जा रहे हैं। बुलेट का मास 20/1000 प्लस 0.98 इनटू कंबाइंड वेलोसिटी 0 कैंसिल हो गया। ये हो गया 0.02 प्लस 0.98 इंटू vc। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा 1 vc। तो फाइनल मोमेंटम कितना है? vc। फाइनल मोमेंटम vc है और ये अब ये पूरा सिस्टम एक वर्टिकल सर्कल में क्या करेगा? एक वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा। तो ये अब हमने यहाँ पर निकाल लिया, मास की मदद से हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहता है ए ब्लॉक प्लस बुलेट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कंसेप्ट है जो हम लगाने यहाँ पे जा रहे हैं। कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्कल को कब पूरा करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो वर्टिकल सर्कल को पूरा करने के लिए जो लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए √5gl। कितनी होनी चाहिए? √5gl। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में तो जो कॉमन वेलोसिटी हमें निकाली ये होना चाहिए √5gl के बराबर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्योंकि दी गई है तो ये वेलोसिटी हो गई √5g। अब ये तो कंडीशन हो गई वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए। अब लेकिन हमें vc भी मालूम होना चाहिए। तो vc हम निकाल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। I डॉट m डॉट का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, F डॉट m डॉट का मतलब है फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम v/50 था, फाइनल मोमेंटम अभी हमने तो निकाला vc। तो vc की जो वैल्यू है वो कितनी है? v/50। और पिछली स्लाइड से vc को हम ये भी लिख सकते हैं, √5g। अब करना क्या है? अब vc की इन दोनों वैल्यूज को
इक्वेट कर देंगे v/50 इक्वल टू रूट ऑफ 5g। अब देखिए g की वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, दी रही है तो 5 इंटू 9.8 ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49। 49 का जो रूट होगा वो आएगा 7, तो बुलेट की वेलोसिटी होगी 350 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 350 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सवाल बड़े अच्छे होते हैं और बहुत चुनकर हमने इन सवालों को क्या करा है, यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो आंसर क्या था हमारा 350 मीटर पर सेकेंड। 350 मीटर पर सेकेंड, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन, इसका क्या है करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट लगी। अगर आप बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर पेपर्स को और एग्जामिनेशन पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मल्टी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ दो कंसेप्ट यूज हुई। पहली इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरी यूज हुई कि वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gl, तभी बॉडी लोएस्ट पॉइंट से ऊपर उठकर वर्टिकल सर्कल का पूरा कर पाएगी। तो इसका आंसर है सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। देखिए कैसे, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एक स्टोन को एल लेंथ की स्ट्रिंग से बांधा गया है, इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, और वो वर्टिकल सर्कल में घूमता है, विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर, और स्ट्रिंग का दूसरा कोना सेंटर पे है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पोजिशन। स्टोन कहां पर है, लोएस्ट पोजिशन पे है, वर्टिकल सर्कल के सबसे निचले हिस्से पर है, एंड हैज ए स्पीड u। The magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal। तो वेलोसिटी में कितना बदलाव होगा, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर मेथड से ही चेंज इन वेलोसिटी को निकाला जाएगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको देखते हैं। ओके, अब ये आपका स्टोन है, लोएस्ट पॉइंट पर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है u। अब जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी तब वो यहां पहुंच जाएगा, जब वो यहां पहुंच जाएगा तब उसकी वेलोसिटी होगी, मान लिया कितनी होगी v डैश, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले देखिए क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी गई है, यस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दी गई है, l दी गई है। तो चलिए इसको हम यूज कर लेंगे। तो l दी गई है तो स्मॉल l को थोड़ा हटाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कैपिटल L। ये इस पॉइंट को a मान लीजिए, इस पॉइंट को b मान लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वेलोसिटी में चेंज निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको सबसे पहले v डैश, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे, नहीं तो कैसे निकाल पाएंगे। तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, इसको यूज किया। अब ए पर स्टोन के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ½m u², पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया तो कितनी हाइट चढ़ गया, l के बराबर हाइट चढ़ गया, या पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी mgl, और काइनेटिक एनर्जी होगी ½mv²। तो देखिए ½ mu² इक्वल टू mgl प्लस ½
एम वी डैश का स्क्वायर, तो वी तो एम तो कैंसिल हो गया। अब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2GL प्लस वी डैश का स्क्वायर। तो वी डैश का स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस 2GL। ये हमारा इक्वेशन बन गया। वी डैश का स्क्वायर कितना आएगा, वी डैश का स्क्वायर कितना आएगा, वी स्क्वायर माइनस 2G, वी स्क्वायर माइनस 2GL। अब बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में चेंज एक वेक्टर है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी थी u, और जब वो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तब उसकी वेलोसिटी होती है, हमने निकाल ली v डैश। लेट दिस इज o, लेट दिस इज, तो चेंज इन वेलोसिटी v डैश वेक्टर माइनस u वेक्टर, दैट इज OB माइनस OA। इसको हम लिख सकते हैं AB। तो चेंज इन वेलोसिटी के क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, AB होगा। तो ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर। पाइथागोरस लगा दीजिए, डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर। अब वी डैश का स्क्वायर की बारी आ गई, वी स्क्वायर माइनस 2GL लिख सकते हैं। तो यू स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 2GL, 2u स्क्वायर माइनस 2GL। तो अब रूट ले लीजिए, ये चेंज इन वेक्टर आ गया हमारा u स्क्वायर माइनस 2GL। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये अब इसका आंसर हमारे को मिलेगा, कौन सा मिलेगा, देखिए फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आप समझ में आ गया होगा, आपको दो कंसेप्ट यूज की गई है, पहली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरी चेंज इन वेलोसिटी, जो वेक्टर मेथड से हमें निकालना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तेजी से। तो ये देखिए, ये रहा अगला सवाल, थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने, चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। A particle of mass m is moving in a circle of fixed radius r. m मास का पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है in such a way that the centripetal acceleration at any time t is given by n square। और देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको मैं फिर थोड़ा हाईलाइट कर दूं, तो ये n स्क्वायर आर टी नहीं है, n स्क्वायर आर स्क्वायर टी है। तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा। वेयर n इज ए कांस्टेंट, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो वो जो फोर्स इस पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, वो कितनी पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो ये सवाल है, कितनी पावर को वो डिलीवर करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के अब इस सवाल का कंसेप्ट क्या हो गया कि आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों मालूम होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो पावर हो गया MAV, अब A भी निकालना है और V भी निकालना है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है A इक्वल टू
एन स्क्वायर आर स्क्वायर, और कितना दिया हुआ है एक बार और चेक कर ले, नहीं तो गलती हो जाएगी, टी स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर आर क्यूब टी स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टू वी, और फिर वी का भी करना पड़ेगा, डीवी बाय डी टी। एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कोई चिंता नहीं, आर क्यूब को डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और v dv बाई dt क्या है, एक्सलरेशन है, va एन स्क्वायर आर क्यूब t। तो पावर क्या होगी, पावर होगी इस फॉर्मूले में a इंटू वी हमें मिल गया, तो a इंटू वी दिया हुआ है कितना है, एन स्क्वायर आर क्यूब टी। तो ये इस पावर का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, एम एन स्क्वायर आर क्यूब टी, एम एन स्क्वायर आर क्यूब टी, एम एन स्क्वायर आर क्यूब टी। तो ये आपका आंसर इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, तो मतलब कुछ गलती है क्वेश्चन में, प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अच्छा तो हाँ ये था हमारा वी स्क्वायर, और देखिए शायद हमने कोई गलती करी हो, यस मिल गई गलती, यहाँ क्या था हमारा, अच्छा ठीक है, हमने वी स्क्वायर को यहाँ आर क्यूब कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, और अगर हम यहाँ ये करेक्शन नहीं करें तो शायद हमें आंसर मिल जाए, एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी। तो आप मेथड पे ध्यान दीजिए, किसी तरह की कोई भी चिंता नहीं करिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर, चलिए एन स्क्वायर उससे भी एक बार करके देख लेते हैं। तो वी स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन 2v dv बाय dt, एन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो ये v हो गया, और ये हो गया एक्सेलरेशन, वी ए विल बी एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी। तो पावर क्या होगी, एम ए वी, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी। तो अब देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं, एम एन आर स्क्वायर टी, यस मिल गया। तो क्वेश्चन को अब आप यहाँ पे क्लियर है कि क्वेश्चन को अब हमें क्या रखना है, ये देखिए अब क्वेश्चन का ये यहाँ पे एक करेक्शन। तो अच्छा सवाल है और सिंपल है और ट्रिकी है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए हमने आंसर निकाल लिया। अब देखिए ये अगला सवाल आपका आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए अब मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन का। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m हैव रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटीज ui। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी u है और x डायरेक्शन में, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है u इंटू आई प्लस जे बाई 2। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई यू आई कैप, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई u बाय 2 आई कैप प्लस u बाय 2 जे कैप। दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली, वो पूरी तरह से इनइलास्टिक कॉलिजन है। और आप अच्छे से जानते हैं कि इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडी कंबाइंड होकर एक ही मास बन जाती है। द एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, तो देखिए हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास इज v। तो v को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, और
कंबाइंड मास की x वेलोसिटी और y वेलोसिटी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम अप्लाई करते हैं इन x डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? इन x डायरेक्शन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए यहाँ x वेलोसिटी इसकी कितनी थी, u थी, तो mu, और दूसरे की थी, ध्यान दीजिए, u/2। तो ये हो जाएगा mu/2 इक्वल टू कंबाइंड मास 2m और कंबाइंड मास की x वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 3m, देखिए ये 3mu/2 जोड़ दिया हमने, और ये हो गया 2m vx। तो m से m को आप कैंसिल कर दीजिए, तो vx हो जाएगा आपका 3u/4। तो कंबाइंड मास की x वेलोसिटी हमने निकाली 3u/4। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमें अप्लाई करना है y डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो अब जैसे हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखते हैं कि इसकी y वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की y वेलोसिटी 0 है, पर दूसरे पार्टिकल की y वेलोसिटी कितनी है, u/2। तो mu/2 और कंबाइंड मास हो गया 2m और उसकी हो गई y वेलोसिटी m। तो देखिए बहुत सरल तरीके से हमने y वेलोसिटी निकाल ली u/4। तो अब कंबाइंड मास की जो वेलोसिटी होगी वो होगी vxi प्लस vyj। x तो हम निकाल चुके हैं 3u/4, तो ये हो जाएगी 3u/4i और ये हो जाएगी u/4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालनी है तो हमें रूट निकालना पड़ेगा। 3/4 का स्क्वायर 9/16u², और ये हो जाएगा 1u²/16। तो अब एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 10u²/16। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5v²/8। तो कंबाइंड मास की वेलोसिटी आ गई √5/8u। तो ये कंबाइंड मास की वेलोसिटी आ गई। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाने के लिए इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, आई एम वेरी सॉरी, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे और उससे फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए पहले पार्टिकल की वेलोसिटी थी ui कैप और दूसरी की थी u/2 i प्लस जे। तो इसका वेलोसिटी अगर हम निकाल लें तो वेक्टर, ये तो इसकी वेलोसिटी तो u हो गई सीधी सीधी। अब इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे वेक्टर से, u²/4 प्लस u²/4, तो ये आ जाएगा हमारा u²/2, मतलब कितना आ गया, u/√2। तो देखिए अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रास्ता साफ हो गया है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले मास की u², दूसरे मास की m u²/2, क्योंकि इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 12m u² प्लस 1/4 m u²। तो इनिशियल एनर्जी अब आ गई 3/4 m u²। अब बात करते हैं फाइनल एनर्जी की। वेलोसिटी तो हम निकाल ही चुके हैं, √5/8 u। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड मास की होगी 2m, और ये हमने अभी क्या देखा था, √5/8, √5/8 का स्क्वायर 5/8 u², 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी m 5/8 m u²। अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालना बहुत आसान है। इनिशियल से हमें फाइनल को माइनस करना है, इनिशियल से हमें फाइनल को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह का इशू आ गया, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे, इस जगह पे करेंगे। देखिए 3/4 m u² माइनस 5/8
एम यू स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 8, ये आ जाएगा 6 एम यू स्क्वायर और ये आ जाएगा -5 एम यू स्क्वायर। तो आपका आंसर आया एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो इसका आंसर होना चाहिए 1/8 एम यू स्क्वायर, 1/8 एम यू स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, इसको तो करना ही पड़ेगा। ये रहा हमारा आंसर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और बहुत टिपिकल भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए ये अगला सवाल। चलिए आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, अब इसको पढ़ देते हैं। A particle of mass m with an initial velocity u(i) cap collides perfectly elastically with a mass 3m at rest। तो देखिए ये लैंग्वेज आ गई यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिकली। इसका मतलब ये एक इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन है। और हम जानते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगा सकते हैं। इट मूव्स विद वेलोसिटी vj कैप आफ्टर कॉलिजन। तो पहला पार्टिकल vj वेलोसिटी से मूव करता है कॉलिजन के बाद, देन v इज गिवन बाय। तो 4 आंसर दिए गए। तो 2 बातें हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ 3m मास आफ्टर कॉलिजन इज v डैश। तो ये हमने मान लिया। अब हम अगली स्लाइड में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको अप्लाई करते हैं। इनिशियल मोमेंटम MUI कैप, दूसरे का 0 पे है, रेस्ट पे था, और इसका होगा आफ्टर कॉलिजन VJ कैप, और इसका होगा 3m v डैश माना था, वेक्टर v डैश। अब m कैंसिल हो गया, तो UI कैप माइनस VJ कैप इक्वल टू 3m v डैश वेक्टर। तो ये आ गया u/3 माइनस u/3 i कैप, u/3 i कैप, और ये आ गया माइनस v/3 j कैप। तो ये v डैश का वेक्टर का वैल्यू आ गया। अब v डैश की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस निकाल लें। u²/9 प्लस v²/9, तो ये आ जाएगा 1/3 रूट ऑफ u² प्लस v²। अब अगली स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी को अप्लाई करना है। तो अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें वेलोसिटी मालूम चल गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे। पहले पार्टिकल की एनर्जी 12 mu², दूसरे की 0, कॉलिजन के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v, और 3m की वेलोसिटी है v डैश का स्क्वायर। m कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचा u²/2 v²/2, m कैंसिल हो गया, ये बचा 3/2 v डैश का स्क्वायर। अब v डैश का स्क्वायर कैसे होगा, तो देखिए ये v डैश ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे। v डैश का स्क्वायर हम करेंगे u² प्लस v²/9। अब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u² इक्वल टू v² प्लस 1/3 u² प्लस v²। अब होगा u² माइनस u²/3, और इधर बचेगा v² प्लस v²/3।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे, u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 3 और पीछे था v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 3, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 3, तो ये आ गया 2u स्क्वायर बाय 3, ये आ गया 4 बाय 3 वी स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया u स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर, रूट ले लीजिए, u इक्वल टू रूट 2v, तो v की वैल्यू कितनी होगी, u बाय रूट 2 होगी। कितना बढ़िया सवाल है। तो इसका आंसर है u बाय रूट 2। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है, u बाय रूट 2। नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The third option is the right option. Obviously कहने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कंसेप्ट काम करेगी। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसको हम पढ़ते हैं। A body of mass m moving with velocity v, ठीक है, makes a head-on collision with another body of mass 2m, which is initially at rest. The loss of kinetic energy of the colliding body, loss of energy नहीं पूछा है, क्योंकि हेड-ऑन कॉलिजन में हम मानते हैं कि ये एक इलास्टिक कॉलिजन है, इसमें कभी भी टोटल एनर्जी का लॉस नहीं होता, लेकिन जो बॉडीज कॉलिजन करती हैं उनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, उसमें लॉस हो सकता है। तो अब ये देखिए, ये 4 आंसर है। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 1/9 of its initial kinetic energy, 8/9 of its initial kinetic energy, 1/4 of its initial kinetic energy। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मास कितना है, m, दूसरी बॉडी का मास है 2m। तो कॉलिजन के पहले ये थोड़ी सिचुएशन होगी, तो ये m है, इसकी वेलोसिटी v है, और 2m का जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, तो यहां से हमें इनिशियल मोमेंटम I डॉट m डॉट मिल जाता है, mv। अब कॉलिजन के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई, मानना पड़ेगा कितनी हो गई, v2। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, f डॉट m डॉट mv1 प्लस 2m है इसका मास v2, इक्वेटिंग द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, तो mv इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2, m को कैंसिल कर दीजिए, v इक्वल टू v1 प्लस 2v2, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि जब भी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन होता है तो हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। ध्यान रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्वल टू माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी थी v माइनस 0, माइनस कॉलिजन के बाद हो गई v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, तो ये आ गया v इक्वल टू v2 माइनस v1। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब आप इन इक्वेशंस का यूज करके आसानी से किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, v1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन से हम क्या करने जा रहे हैं, v प्लस v1 जिसकी वैल्यू हो गई v2 की, ध्यान दीजिए ये इधर आ जाएगा, v प्लस v1 इक्वल टू v2, तो इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू v1 प्लस 2v2, फिर से चेक कर लेते हैं, और v2 की वैल्यू रखनी है v प्लस v1,
v प्लस v1। तो v2 की वैल्यू रखनी है v प्लस v1, तो ये आ जाएगा v 3v1 माइनस 2v माइनस v इक्वल टू 3v1, तो v1 आ गया माइनस v बाय 3। तो पहली बॉडी कॉलिजन के बाद, पहली बॉडी की कॉलिजन के पहले वेलोसिटी कितनी थी, v थी, कॉलिजन के बाद हो गई माइनस v बाय 3। इसका मतलब है कॉलिजन के बाद वो पलट गया, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी तो यही बताती है। अब कोलाइडिंग बॉडी के बारे में पूछा गया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी कितनी होनी चाहिए, हाफ mv स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी कितनी होनी चाहिए, हाफ m, इसका स्क्वायर कर दीजिए, v स्क्वायर बाय 9, तो 1/9 इंटू हाफ mv स्क्वायर। तो पहले की एनर्जी का कितना हो जाता है, वन बाय, कॉलिजन के पहले पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, और कॉलिजन के बाद पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/9 इंटू हाफ mv स्क्वायर। मतलब अपनी इनिशियल एनर्जी का कितना हो गई, 1/9 हो गई। अब लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस निकालना तो बहुत सिंपल है, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। अच्छे सवाल करने पड़ेंगे अगर पास होना है तो। हाफ mv स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर कॉमन इंटू हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8/9 हाफ mv स्क्वायर। तो अपनी पहले की एनर्जी का कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ये देखिए 8/9 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया सवाल है, और पूछने का तरीका भी क्या है, बहुत शानदार है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना आना चाहिए, और ये आपको याद रखना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये हमने लॉस निकाल लिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, आप इसको जरा नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं। A small block is freely sliding down from the top of a smooth inclined plane. The block reaches the bottom of inclined plate नहीं है, plane है ये. Then the block describes a vertical circle of radius 0.5 meter along a smooth track. The minimum height of inclined plane should be. तो देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसे है, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है और उसके ठीक नीचे क्या है, सर्कल है। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसे आ गई। और एक बॉडी है जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर फिसलती है। अब मान लेते हैं कि बॉडी का मास कितना है, m है, और ये यहाँ 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करती है। तो कभी ना कभी तो प्लेन के बॉटम पे पहुंचेगी, और मान लिया कि प्लेन के बॉटम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, और ये एक वर्टिकल सर्किल है। आप जानते हैं ये इस वर्टिकल सर्किल का लोएस्ट पॉइंट है। तो अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे दो कंसेप्ट आ गए। सबसे पहले हम मान लेते हैं
कि इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी है, h। यहाँ पर बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, लैंग्वेज में देखिए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो हमने ये निकाल लिया, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी डाउन द प्लेन √2gh। तो ये तो पहली कंसेप्ट हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये बॉडी जब एक वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो ये अपने सर्कल को पूरा करे। तो आप जानते हैं कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, अगर हम बात करते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कितनी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कितनी होती है, जिससे कि वर्टिकल सर्कल पूरा हो सके, √5g(r) होती है। तो क्लियर बात है कि ये v किसके बराबर होना चाहिए, √5g(r) के। अब कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन से v को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो √5g(r) इक्वल टू √2gh, √5g(r) इक्वल टू √r, कैपिटल R ले लीजिए। यस, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने से ये आ जाएगा 5g(r) इक्वल टू 2gh, g से g कैंसिल। तो h क्या होना चाहिए, 5r/2। तो इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी होनी चाहिए, 5r/2। पर अब इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ सर्कल तो दी गई है, तो देखते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी गई है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो h इक्वल टू 5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2, और पॉइंट, अब इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5/20, 4 बार कैंसिल हो गया। तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 5/4 मीटर, मतलब मिनिमम हाइट होनी चाहिए 1.25 मीटर, जिससे कि बॉडी नीचे पहुंचकर अपना वर्टिकल सर्कल पूरा कर सके। तो ये रहा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 1.25। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को सालों से एग्जाम में आते देखा है, और कई बार कहा जाता है कि ये बहुत बार आ गया तो अब नहीं आएगा, तो जिस साल हम ऐसा सोचते हैं तो उसी साल ये फिर आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसको करने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, वेरीज विद टाइम। तो पावर दी गई है 3t²/2, p पावर है और t टाइम है। Here t is in second. If velocity of particle at t equal to 0 is v equal to 0. अब पूछा गया है the velocity of particle at time t equal to 2 second will be. अच्छा सवाल है, पावर दी गई है और पावर टाइम डिपेंडेंट है, और पूछा गया है कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, और मास दिया हुआ है 2 kg। तो सबसे पहले पावर की कंसेप्ट, तो पावर क्या होता है, dw/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर हमारे को दी गई है 3t²/2 dw/dt। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो dw/dt 3t²/2, हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। आप पूछेंगे कि सोच रहे होंगे क्या निकालना चाह रहे हैं, t²/2 dt, हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम दिया हुआ है शुरुआत का 0 सेकंड और बाद का दिया हुआ है 2 सेकंड। dw का इंटीग्रेशन वर्क w, 3/2 बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³/3, 0 to 2, 0 to 2। अब तो वर्क डन का लिमिट्स ले लेते हैं, 8/3 - 0, 8/3
माइनस 0, इसको अंदर इंट्रोड्यूस कर दें 8/2, तो वर्क डन कितना आया 4 जूल। कितना आ गया 4 जूल। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई 4 जूल। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन 4 जूल आ गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं, तो 4 इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इनिशियल वेलोसिटी तो भाई 0 थी, इसलिए 4 इक्वल टू हाफ mv²। मास दिया हुआ है आपका 2 kg, कैंसिल, तो v² इक्वल टू 4। तो वेलोसिटी होगी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कौन सी चॉइस है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द चॉइस। तो अच्छा सवाल है। हमेशा याद रखिए कि पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को कर लिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया 4 जूल। फिर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट किया, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, ये थे कुछ वर्क पावर एनर्जी के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमेशा ध्यान हमें रखना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम के यूज से हम कई सवालों को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन इलास्टिक कॉलिजन में, कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी कंबाइंड हो जाती हैं और कंपोजिट बॉडी बन जाती है, और वो एक ही वेलोसिटी से मूव करती है। और इन इलास्टिक कॉलिजन में हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन बेस्ड, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स going at a speed of 200 meter per second strikes a wood block of mass 950 gram and gets embedded in it, और उसमें धस जाती है। The velocity of block after the impact। तो देखिए, बहुत सिंपल है। इनिशियली बुलेट की जो वेलोसिटी थी 200 थी, और ये जो ब्लॉक था ये बिल्कुल रेस्ट पर रखा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम सिर्फ बुलेट का होगा। मास है 50 ग्राम, 50 डिवाइडेड बाय 1000, वेलोसिटी है 200। तो सारे जीरो आप देख रहे हैं कैंसिल हो गए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 10। इसके बाद ये कहा गया कि ये बुलेट इस ब्लॉक में धस जाती है, एम्बेडेड हो जाती है। तो उसके बाद ये नॉन इलास्टिक कॉलिजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, अब मान लीजिए इस कंबाइंड मास की वेलोसिटी कितनी है vc, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। 50 ग्राम प्लस 950 ग्राम ब्लॉक का मास डिवाइडेड बाय 1000 इनटू vc, तो ये कैंसिल हो गया। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएंगे तो vc इक्वल टू 10, क्योंकि फाइनल मोमेंटम vc है और इनिशियल मोमेंटम कितना है 10 है। तो इसका जो आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखिए, उसको निकालना बहुत सरल है, इजी है। लॉस ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आप इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए, जो कि सिर्फ बुलेट के पास है 50/1000 इंटू 200 का स्क्वायर, 200 इंटू 200, 1 2 3 1 2 3, और 2 इसको कैंसिल कर देगा 10 बार। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 500 जूल। और उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है 50 बुलेट प्लस ब्लॉक 950 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू वीसी का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1, वीसी कितना है 100। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 50 जूल्स। कितनी आ गई 50 जूल्स। तो लॉस ऑफ एनर्जी हो गया 500 माइनस 50, द आंसर इज 450 जूल। तो बहुत क्विकली आप इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। एम्बेडेड, गेट्स एम्बेडेड, इस लैंग्वेज को समझो, हमेशा लगाओ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। दिस वाज द वर्क पावर एनर्जी recap series
लेक्चर नंबर 3। अब हम इसके बाद रोटेशनल मोशन के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। क्लास अटेंड करते रहिए, रिवीजन को मजबूत करते रहिए और पास होइए। अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।